के खिलाफ ईडी कोर्ट पहुंची है और पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने पूजा सिंघल को विभाग आवंटन पर रोक लगाने का आग्रह किया है। ईडी ने कोर्ट से कहा पूजा सिंघल को कोई विभाग नहीं दिया जाए क्योंकि विभाग आवंटित होने से जांच में बाधा आ सकती है। ईडी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि अगर पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी विभाग की जिम्मेदारी सौंपती है तो वो अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं। आपको बता दें कि पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले की आरोपी भी हैं। और कोडरमा से भी बड़ी खबर है, जहां डोमचांच में बम विस्फोट मामले को लेकर ग्रामीण नाराज दिख रहे हैं और ग्रामीणों ने कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बाजार की दुकानों को भी ग्रामीणों ने बंद करवा दिया है। ग्रामीणों को समझाने में डोमचांच थाना पुलिस जुटी हुई है। मामले में रात से ही पुलिस ने छापेमारी की। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार जारी है। इस बीच बाइक सवार अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें अपराधी बम फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। कामना करने वाले, लेकिन बाजार में जिस तरह से बम खुलेआम मिला है और जिस तरह से एक गाय उसमें इस तरह से चोटिल हुई है कि जिसका कहना नहीं है। और इसका शुरुआत जो है सो कहीं ना कहीं सरस्वती पूजा के समय से आरंभ हुआ है। तो प्रशासन को सारी चीजें पता है, लेकिन प्रशासन क्या है कि फर्स्ट फेज में मूक दर्शक बनी रही, जिसका परिणाम है कि आज ये परिस्थिति यहाँ तक चली गई है। तो ये जो मामला हमारा यही है कि जो भी इसमें अभियुक्त है, जितने भी साजिश करता है, हम नाम किसी का इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी साजिशकर्ता का खुलासा नहीं, लेकिन एक जो संदेह है जिस पर, तो उन सभी को अरेस्ट करके और जो भी साजिश करता है इसको तत्काल एसपी साहब मध्यस्थता करें और इनका उजागर करें कि कौन कौन लोग हैं और उनका कार्रवाई किस तरह से। और हम लोग का यही मांग है कि जो इसमें दोषी पाया गया, जिसका नाम आ रहा है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और हम लोग का जो डर बनाया है, बार बार जो धमकी देता है, तो हम लोग को प्रशासन से भी एक आग्रह है कि हम लोग जो डरे हुए हैं माहौल में हैं, वो हम लोग एक संतुष्टिजनक वो अपना एक बात बताए। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाइक सवार आपको 2 लोग नजर आ रहे होंगे जिन्होंने बम फेंका, कोडरमा जमुआ रोड को जाम किया और बाइक सवार लोगों ने ये बम फेंका था। अपराधी बम फेंकते हुए भी आप तस्वीरों में उनको देख सकते हैं कैसे उन्होंने बम को फेंका है और बम ब्लास्ट भी हुआ। डोमचांच बाजार में ये धमाका किया गया है। यही वो बाइक है जिस पर दोनों अपराधी सवार हैं और इन्हीं दोनों अपराधियों ने अपने हाथ में बम लेकर इसे फेंका भी। बीच बाजार में बम ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया। कोडरमा जमुआ रोड को भी जाम किया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक सवार लोगों ने ही बम फेंका था, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को कड़ी सुरक्षा के बीच हजारीबाग कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 14 दिनों का न्यायिक हिरासत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा भेज दिया गया। पेशी से पहले मेडिकल के लिए उन्हें शेख वेखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था। जांच के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेशी के बाद अशोक कुमार ने अपनी सफाई दी और ये कहा कि सभी आरोप निराधार हैं। आपको बता दें कि तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार के ऊपर पत्नी अनीता को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगा है। ये 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू पर दुष्प्रचार बहुत ज्यादा हो गया। दूसरा पहलू जो है दिव्यांगात्मक शांति के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। प्रोसेस होता है कि पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद वो जो है सो अपना न्यायिक हिरासत में भेजते हैं 14 दिनों के लिए। हजारीबाग के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगर इस पूरे मामले की बात कर ले तो वो जो है 41 दिनों से फरार चल रहे थे और उसके बाद आज हजारीबाग के लोसिंगा थाना पुलिस ने उन्हें कल यानी रविवार को रांची के जगन्नाथपुर थाने क्षेत्र से उन्हें गिरफ्तार कर जो है हजारीबाग लाया। आपको बता दें कि उन पर जो है उनकी पत्नी अनीता देवी को जलाकर मारने का आरोप था। इसको लेकर जो है लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे थे, कई तरह के जो है आंदोलन हजारीबाग में देखने को मिल रहा था।
आज की बात करें तो जिस तरीके से हजारीबाग पुलिस उन्हें जो है शारीरिक जांच के लिए पहले हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक कड़ी सुरक्षा के बीच वहां लाई, उसके बाद लगभग 20 मिनट का जो शारीरिक जांच होता है वो करने के बाद उन्हें हजारीबाग का इस व्यवहार न्यायालय में लाया गया और यहां के जो है सीजीएम कोर्ट में उन्हें प्रस्तुत किया गया। बता दें कि प्रस्तुत करने के बाद जो है उन्हें यहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है कि वे जो है निर्दोष है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिवंगत उनकी जो पत्नी की मौत हुई है, उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्का भारी होता है, तो उसी तरीके से इन्होंने कई तरह की जो बातें कही है। लेकिन देखने वाली बात हुई कि लगातार जिस तरीके से यह सवाल उठ रहा था कि आखिर जो है एसडीओ ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मारा है, आगे इस न्यायिक हिरासत में जिस तरीके से उन्हें भेज दिया गया, अब न्यायालय पर यह फैसला जाता है कि आगे की जो है क्या कुछ जांच होती है और कार्रवाई क्या होती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। वहीं धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग में ग्रामीण और आउटसोर्सिंग के गुर्गों के बीच झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। हिंसक झड़प में 1 दर्जन लोग घायल हुए। घायलों में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो मिलने के लिए पहुंचे और उनका हालचाल जाना। वहीं घटना के दिन का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में आउटसोर्सिंग कंपनी के गुर्गे लाठी डंडे नकाब पहनकर ग्रामीणों के पास पहुंचते हैं। अचानक महिला पुरुष सभी पर लाठी बरसाई जाती है। ग्रामीण अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। घायलों से मिलने के बाद विधायक चंद्रदेव महतो ने बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनियां जबरन ग्रामीणों की जमीन पर ओवरबर्डन गिरा रही है। प्रबंधन जिस गुंडों को पालने के लिए लगाए हुए है, उसके मनमानी का एक चरम सीमा के रूप में हम लोग देखते हैं। और ये लगता है कि अब लोगों में जो स्थिति है, सारे लोग गोलबंद हो रहे हैं और इस गोलबंदी के तहत उनको जवाब देने का काम किया जाएगा। जो जबरन जमीन पर, रेती जमीन पर ओबीडम करके कुछ गुंडों के माध्यम से पाल पोस करके जो करने का प्रयास हो रहा है और जिसको पूरा प्रश्रय देने का काम बीसीसीएल मैनेजमेंट कर रही है, सभी लोगों को हम लोग एकजुट होकर। वहीं झारखंड में बर्ड फ्लू की एंट्री के बाद जिला प्रशासन के साथ पशुपालन विभाग भी अलर्ट मोड में है। जिस जगह पर बर्ड फ्लू डिटेक्ट किए गए हैं, उस जगह पर अगले 5 दिन तक पशुपालन विभाग की ओर से सैनिटाइजेशन करवाई जाएगी। उस इलाके में फिलहाल मुर्गे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पशुपालन विभाग की अगर माने तो सैनिटाइजेशन के 21 दिनों के बाद उस इलाके में फिर से मुर्गे की बिक्री शुरू हो पाएगी। जिस इलाके में बर्ड फ्लू के केसेस मिले हैं, वहां से 10 किलोमीटर के दायरे में अगले 3 महीने तक सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और तमाम प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद केंद्र की टीम भी जांच के लिए रांची पहुंचेंगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं इस पूरी खबर को लेकर न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। पशुपालन विभाग तत्परता से काम कर रहा है और इसी की झलके हैं कि कल कलिंग के प्रोसेस के बाद अगले 5 दिनों तक उस इलाके को सैनिटाइज कराया जाएगा। नगर निगम और पशुपालन विभाग के प्रयास से सैनिटाइजेशन का प्रोसेस आज से शुरू हो जाएगा और अगले 4 से 5 दिनों तक सैनिटाइजेशन का प्रोसेस चलेगा। अगर हम पशुपालन विभाग के अधिकारियों की माने तो उस इलाके में अगले 21 दिन तक किसी भी तरीके की मुर्गी पर रोक रहेगी, यानी किसी भी तरीके की मुर्गी की बिक्री नहीं होगी। जिस जगह पर फार्म है उससे 1 किलोमीटर के रेडियस में ये तमाम चीजें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ उस इलाके में अगर हम सैनिटाइजेशन के बाद की बात करें तो करीबन 1 महीने तक जो है वो मुर्गी की बिक्री नहीं होगी। वहीं जो 10 किलोमीटर का एरिया है उस इलाके से अगले 3 महीने तक सैंपल भेजने का जो प्रक्रिया है वो चलता रहेगा, यानी बर्ड फ्लू अन्य जगहों पर ना फैले उसके एहतियातन ये तमाम चीजें की जा रही है। इसके साथ साथ ही जैसे ही ये सैनिटाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, जैसे ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पशुपालन विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, जो केंद्र की टीम है वो भी झारखंड विजिट करेगी और तमाम चीजों का जांच करेगी कि जिस तरीके से बर्ड फ्लू फैल रहे थे उसे किस तरीके से जिला प्रशासन के साथ साथ पशुपालन विभाग ने रोका है और आगे की कार्रवाई क्या होगी। वहीं अगर हम जिले की बात करें तो हर जिले को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी संदिग्ध पक्षी आपको दिखता है तो उसके सैंपल को जल्द से जल्द रांची भेजे, पशुपालन विभाग के पास भेजे, वहां जांच कराया जाएगा और उसके बाद तमाम प्रक्रिया पूरी होगी। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। वहीं गोड्डा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। एडमिट कार्ड के नाम पर पैसे वसूलते प्रधानाध्यापक की वीडियो वाली खबर चलने के बाद
हड़कंप मच गया। महगामा एसडीएम डालावर हाई स्कूल पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की। उन्होंने स्कूल के छात्रों से ये सवाल पूछा और शिक्षकों के साथ अभिभावकों से भी इस पूरे मामले की जानकारी ली गई है। एसडीएम ने कहा कि जांच कर ली गई है और इसकी रिपोर्ट डीसी को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। एसडीएम ने शिक्षा में सुधार को प्रशासन की पहली प्राथमिकता बताई। गई उस बिंदु पे और जो तथ्य आए हैं उसके संबंधी उपायुक्त महोदय को हम लोग रिपोर्ट भेजने जा रहे हैं। और भी हम लोगों ने शिक्षकों से भी बात की है, बच्चों से भी और ग्रामीणों से भी बात की है। इस सबों का एक समग्र रिपोर्ट हम लोग रिसेंटली भेजते हैं। शिक्षा में सुधार करना सरकार की और जिला प्रशासन की प्राथमिकता पे है और शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में जितना भी संभव प्रयास होगा जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा और इसी के निमित्त हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। जो भी अपेक्षित सुधार है कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID पर लगाम लगाया है, उसके बाद ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया। अब इस मामले को भारत के संसद में उठाया गया। बीजेपी सांसद ने इसे उठाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। माननीय राष्ट्रपति ट्रंप बैठे और उन्होंने USAID जो है वो कंप्लीट बंद कर दिया। इस आधार पर बंद कर दिया कि USAID वर्षों से केवल भिन्न भिन्न सरकारों को गिराने के लिए ही अपना पैसा खर्चा करती है। सरकार से आग्रह है कि इस देश में कई एक संस्थाएं ह्यूमन राइट्स लॉ के नाम पर, शेरपा के नाम पर, कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, राइट ऑफ फूड कैंपेन के नाम पर, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च के नाम पर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नाम पर, नमामि के नाम पर और इकोनॉमिक्स के नाते अमर सिंह के नाम पर इन सारे लोगों को USAID पैसा देती है। और चाहे अग्निवीर हो, चाहे जातिगत जनगणना हो, इन सारे चीजों में कांग्रेस पार्टी USAID और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में USAID ने जिसको पैसा दिया उसके। वहीं झारखंड में कांग्रेस संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए विधायकों को नई जिम्मेदारी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी विधायकों को संगठन की जवाबदेही देने की रणनीति बना रही है और इसके तहत कांग्रेस के विधायक जिला अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। अगले कुछ दिनों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष में बदलाव करने जा रही है और इस बदलाव में कांग्रेस के विधायक जिला अध्यक्ष की भूमिका अदा करते नजर आएंगे। कि विधायक भी संगठन के और पार्टी के होते हैं और ये कोई पहली बार ऐसी बातें नहीं आई है सामने। इसके पूर्व भी कई विधायक संगठन का कार्यभार, जिला का कार्यभार संभाल चुके हैं। विधायक का अध्यक्ष बनने से एक ये है कि वो अपने विधानसभा के अंतर्गत तमाम चीजों को वो भली भांति जानते हैं, समझते हैं और विधायक अगर अध्यक्ष बनते हैं तो संगठन कहीं न कहीं और अधिक धारदार भी होता है। वहीं झारखंड कांग्रेस के उठाए गए मुद्दों पर जेएमएम ने सहमति जताई है। जेएमएम का ये कहना है कि सरना धर्म कोड से लेकर जातीय जनगणना तक के मुद्दों को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के समय हम लोगों ने इस राज्य के लोगों से वादे किए थे। उन वादों को हम प्राथमिकता के आधार पर लागू करने जा रहे हैं और चाहे वो सरना धर्म कोड हो या अन्य मामले हो, उन सभी पर सरकार, पार्टी, गठबंधन गंभीरता से विचार कर रही है और इन सारे मामलों को लेकर के हम बहुत जल्द इसको लोगों के बीच में भी जाएंगे, उसको प्राथमिकता के आधार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। इस दौरान पीएम ने छात्रों को परीक्षा में समय का प्रबंधन, परीक्षा को लेकर तनाव दूर करने और परिणाम की चिंता से निपटने के लिए टिप्स दिए। प्रधानमंत्री ने छात्रों को सेहत को लेकर भी टिप्स दिए हैं और अनुशासन में रहने के गुर भी सिखाए। रांची के जिला स्कूल में भी छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी के संवाद को सुना और इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी मौजूद रहे। पीएम की परीक्षा की चर्चा के बाद राज्यपाल ने भी छात्रों को जरूरी टिप्स दिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री अपनी व्यस्तताओं में से समय निकालते हैं और मन की बात के माध्यम से और छात्रों बच्चों के साथ चर्चा करके समय निकाल करके बहुत सी वे बातें बताते हैं जो जीवन में हम अपने साथ जोड़ सकते हैं और आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और आज की आप जो बातचीत आप सुने, आपको लगेगा कि केवल साधारण बातें बताई,
और भी बातें बताई कि जो अपने जीवन में अगर हम उतारना चाहें तो इसका हमको लाभ भी मिल सकता है, हम इस बात को महसूस भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा की और रांची के जिला स्कूल में छात्र छात्राओं ने बड़े गौर से सुना है कि परीक्षा में चर्चा पर क्या टिप्स मिले, परीक्षा में टेंशन को भगाने के लिए जो आज प्रधानमंत्री ने टिप्स दिए हैं, उस टिप्स से कितना फायदा होगा? सर बहुत फ़ायदा होगा हमें इन सब चीज़ों से। उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं कि एग्ज़ाम में हम स्ट्रेस को कैसे दूर करें, अब एग्ज़ाम में अपने आप को कैसे मैनेज करते हुए चले, अपना पेपर्स कैसे लिखें, और भी उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई इन्वायरमेंट के बारे में भी। और उन्होंने सिखाया कि हमेशा अपने लाइफ में सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया और छोटी छोटी बातों में भी ध्यान दिया है, और ख़ास करके लीडरशिप और मोटिवेशन, ये जो एक्सरसाइज के बारे में बताया उन्होंने, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये दोनों पॉइंट हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और उन्होंने जो कहा कि लीडरशिप के बारे में, कि लीडर को जो जनता होती है वो चुनती है, हमें वो फीलिंग आनी चाहिए कि वो हमारे लीडर है, वो हम किसी पे थोप नहीं सकते हैं। मोबाइल से दूर रहने की सलाह दी है परीक्षा में। हाँ, मोबाइल से सर दूर रहने की सलाह इसलिए दी है क्योंकि ताकि हम अपनी परीक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे सके और उनके बारे में सही से पेपर लिख सके, क्योंकि आजकल बहुत बच्चों को पेपर देख के ही एंजाइटी होने लगती है कि क्या लिखना है नहीं लिखना है, सही आंसर होते हुए भी गलत लिखते हैं। तो इसलिए उन्होंने मोटिवेशन दिया है। परीक्षा नहीं है, लाइफ में सफल होना है, जिंदगी में सफल होना है। सर मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि परीक्षा पे चर्चा पे पीएम मोदी और गवर्नर साथ साथ आ रहे हैं, और उन्होंने सबसे अच्छी बात तो ये कही कि हमें अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बट मार्क्स के लिए नहीं, ज्ञान भी होना चाहिए हमें। जो टिप्स हैं वो साझा की और साथ ये बताया कि जीवन का मतलब सिर्फ परीक्षा नहीं है, जीवन का मतलब जिंदगी में कैसे सफल हो उसे समझना बेहद जरूरी है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और 11 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने के लिए सिमडेगा जिला प्रशासन बिल्कुल तैयार है। परीक्षा को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन की बैठक हुई, जिसमें सभी पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिले में मैट्रिक परीक्षा के 21 सेंटर बनाए गए, जिनमें 7,473 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि इंटर की परीक्षा में 5 सेंटर पर 5,280 परीक्षार्थी शामिल होंगे। एसपी ने कदाचार करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रशासन की ओर से परीक्षा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के भी निर्देश दिए गए। तो ये आपको बता देना है कि किस प्रकार रूप से फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक पार्टी 2 जो है उसमें टीम को बांटा गया, और एक सीसीटीवी नियंत्रण टीम भी अलग से हम लोगों ने बनाई है। हमारी तैयारी पूरी है, हर सेंटर पे पर्याप्त बल की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि कदाचार कहीं से भी किसी भी सेंटर पे न होने पाए। इसके अतिरिक्त जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड है वो लगातार स्कूलों के आसपास नज़र बनाए रखेगा ताकि कहीं पे भी इस तरह की सूचना अगर आ रही है तो उसमें अविलंब कार्रवाई करेंगे। लोकल थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर और डीएसपी और इवन हमारे स्तर से भी हम लोग भी लगातार क्षेत्र भ्रमणशील रहेंगे। वहीं 11 फरवरी से 3 मार्च तक चलने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर गढ़वा प्रशासन बिल्कुल तैयार है। डीसी और एसपी ने इसे लेकर समीक्षा बैठक भी की है। जिले में परीक्षा को लेकर 50 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मैट्रिक के 47 सेंटर के कुल 23 केंद्र है। मैट्रिक में 22,092 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि इंटर में 13,865 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा निगरानी होगी और मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा हो। जिला प्रशासन बिल्कुल इसको इंश्योर कराने में कटिबद्ध है। अब हम लोगों ने पिछले भी जितने एग्जाम्स कराए हैं, गढ़वा जिला में इस मामले में बहुत अच्छा एक मिसाल कायम किया है। हम लोगों ने लेडी कांस्टेबल और जेंट्स कांस्टेबल दोनों की प्रतिनियुक्ति और साथ साथ में ऑफिसर की भी प्रतिनियुक्ति की है, ताकि जो भी परीक्षार्थी जा रहे हैं उनको प्रॉपर एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस उनके हिसाब से उनको फ्रिस्किंग वगैरह करके और फिर एंटर कराया जा सके। तो और जो भी नॉर्म्स है कि मोबाइल लेकर के अंदर नहीं जाना है, कितनी दूरी तक लोग जा सकते हैं, 144 का जो हम लोगों का इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम लोग प्रभावी ढंग से करवाएंगे और गढ़वा जिला में हम लोग कटिबद्ध हैं। और अब आपको गुमला लिए चलते हैं, जहां चैनपुर प्रखंड के जमगई गांव में गर्मी आने से पहले ही जल संकट गहरा गया है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। जल जीवन मिशन के तहत यहां पिछले 2 साल पहले जल मीनार लगाए गए थे, जिसका उद्देश्य हर घर तक पानी को पहुंचाना था, लेकिन ये जल मीनार 2 महीने में ही खराब हो गई, जिससे ग्रामीण कुएं का दूषित पानी पीने को विवश है।
बहुत दिक्कत है, पूरा बरसात बिता दिए कुइयाँ का पानी पी के, और अभी तक नहीं बना है। कहाँ कहाँ खबर दिए, मुखिया विधायक सबको, नेता सबको आते हैं वोट लेने, बनेगा बनेगा कह के और सब चल जाते हैं, और कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। खराब हुआ है ना, तब तो सिर्फ 2-3 महीना पानी दिया है, उसके बाद में खराब हो गया। उसके बाद मशीन को खोल के ले गया, फिर अभी तक मशीन नहीं है, दूसरा मशीन लगाया है, तो फिर भी मशीन नहीं चलता है। और जाते हैं चैनपुर तो इंजीनियर मांगता है 4000 रुपया, तो बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे कहता है। साल से बना है लेकिन 1 साल भी पानी नहीं आया, 2 महीना आया फिर भी बंद है। नल भी खराब हो गया, पाइप भी सबका घर का कट गया। फिर भी कितना बार बोला गया कि अगला से बनवाइए, लेकिन कोई अभी तक नहीं बना है, ना कोई आए हैं देखने के लिए। बहुत दिक्कत है यहाँ पानी के लिए। वहीं पलामू में चेरो राजवंश के राजा मेन्नी राय के जन्म दिवस पर आदिवासी विकास महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल 11 और 12 फरवरी को मेदिनीनगर शहर के दूबिया खाड़ में इस महाकुंभ मेले का आयोजन होगा। मेले का उद्घाटन कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, सांसद विष्णु दयाल राम करेंगे। दूबिया खाड़ में लगने वाला मेला 1990 से लग रहा है और 2 साल पहले इसे राजकीय मेला घोषित किया जा रहा है। मेले की तैयारी का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता नीलकमल ने। आदिवासी महाकुंभ मेला का आयोजन मेदिनीनगर के इसी दूबिया खाड़ मैदान में होने जा रहा है। इसको लेकर के देख सकते हैं कि तैयारी जो है यहाँ पे प्रशासनिक तैयारी आखिरी चरण में है। यहाँ पे अधिकारियों की टोली लगातार इस कार्यक्रम को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये जो आदिवासी महाकुंभ मेला जो है ये राजकीय मेला के रूप में जाना जाता है और 11 और 12 फरवरी को यहाँ पे इस भव्य मेला का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार भी भव्य तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं उसमें यहाँ पे सरकार की योजनाओं के बारे में यहाँ पे लोगों को जानकारी दी जाएगी, उसका स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है। और आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा कई लाभुकों के बीच। इसके अलावे भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है उसको लेकर के। और इस कार्यक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली है, कल्याण मंत्री चमड़ा लिंडा, उसके अलावा मंत्री राधा कृष्ण किशोर इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसके अलावे स्थानीय विधायक और सांसद विष्णु दयाल राम भी इस आदिवासी महाकुंभ मेला में शामिल होंगे। या फिर झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोग हो, उनकी एकजुटता हो और इस मेला के माध्यम से उन्हें सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।